मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी 11th कॉमर्स की क्लास में। देखिए बेटा, आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी अपना होमवर्क कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। जो स्टूडेंट नहीं बना रहे हैं प्लीज वो भी सीटिंग दें और वीडियो देखें और उसके साथ साथ अपना होमवर्क डन करें, अपने एज ए नोट्स के रूप में काम करें। और किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज वो क्लियर करें, कंफर्म करें और आगे की जो होमवर्क है वो करते रहिए। देखिए बेटा, कल जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कंसर्न्स विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव टू प्राइवेट गेन एंड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट और गेन के लिए सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनको जरूरत होती है, उन जरूरतों को प्रोवाइड करवाती है गुड्स एंड सर्विसेज, और जो कि एज ए प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो वो हमने बात की थी बिजनेस कंसेप्ट की। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेप्ट देखे थे, तो इसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देख लिया था, प्रोडक्शन एंड जो कि प्रोड्यूसमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ गुड्स, एक्सचेंज, डीलिंग, रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट मोटिव, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो कि एलिमेंट ऑफ रिस्क बचा हुआ था, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क देखिए बेटा एक बार। रिस्क का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं रिस्क होता क्या है। रिस्क एक ऐसी चीज है कि जो हमें एक डर दिखाती है। डर, देखिए ध्यान से, कि डर का मतलब ये है कि ये हमें उस चीज के लिए थोड़ा सा ये भी रखती है कि भाई एक्टिव रहे हम, कि अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, यानी कि हम थोड़ा सा भी इसके लिए काम नहीं किया, तो वो हमें एक बड़ा लॉस दे सकती है। तो यही चीज, यानी कि हम इसको लेजीपन ना देके एक्टिवनेस रखेंगे, तो जिससे कि हमें एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ पहुंचा सकता है। अगर हमने लेजीनेस या फिर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि वो हमें प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, कि लॉस डाल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको अच्छे से पता है कि आप कोई भी काम करते हो, अगर उसमें ध्यान नहीं होता है तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, यानी कि वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि खराब हो ही जाता है। अगर आप कोई साइकिल या बाइक ड्राइव कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं है और आप दूसरी तरफ देख के, सामने ना देख के चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने हमारा पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसी वजह से बिजनेस में भी अगर हम एक्टिव नहीं हैं और हमें ये लगता है कि भाई हम अच्छा काम कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम उसमें पूरा ध्यान नहीं दे सकते। तो जो वो डर है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये ना करने से ये लॉस हो जाएगा, तो उसी डर को हम बोलते हैं बेटा रिस्क। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है, और बिजनेस एक फुल्ली रिस्की होता है। तो नो बिजनेस सेड टू बी रिस्क फ्री, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क फ्री हो। हर बिजनेस में रिस्क होता है। मैं बेटा बात करूं कि हर बिजनेस में, हर टाइप के बिजनेस में सबसे टॉप धुरंधर भी होते हैं और सबसे डाउन भी होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेस ले लीजिए, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो मतलब बर्बाद होके बैठे हुए भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर कोई किसी इंडस्ट्रीज की बात करें पर्टिकुलर, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फूड इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, तो उसमें टॉप की इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी। जो कि जैसे मैं बात करूं कि भाई मारुति सुजुकी क्या है, फोर व्हीलर्स के लिए जो पैसेंजर्स गाड़ियां बनाती हैं, और उसके बाद टाटा जो है जो ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, ये टॉप में है। और डाउन में बहुत सारी डाउन में, जैसे कि हम बात करें कि अभी जो वोल्क्सवैगन है इंडिया में डाउन चली गई, काफी अच्छी चल रही थी, यानी कि डाउन होके बंद भी हो गई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, छोटे लेवल पर भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने इस रिस्क को समझा, इस रिस्क की अहमियत समझी, वो आज अच्छे टॉप लेवल पर है। और जो इस चीज को कंसिडर नहीं कर पाए, ना माप पाए और ना इसके अकॉर्डिंग चल पाए, तो वो क्या होता है, वो अपने बिजनेस को खत्म कर लेते हैं। तो यानी कि ये बिजनेस की एक डेफिनेशन, बिजनेस के मीनिंग या बिजनेस
में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए इसमें साफ साफ क्लियरली दिखाया गया है कि रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस। क्या कह रहा है कि रिस्क क्या है, वो प्रेजेंटली हर बिजनेस में ड्यू टू अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद रिजल्ट फॉर हैपनिंग ऑफ सम अनफेवरेबल एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं कि भाई हमें इतना अच्छा मुकाम मिले, इतना अच्छा प्रॉफिट मिले, इतना अच्छा हमारी पहचान मिले, तो वो बहुत सारे इवेंट यानी कि अनफेवरेबल्स और अनडिजायरेबल्स इवेंट पर बेस होता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर हम अच्छे से एक्टिव हर चीज को समझते हुए देखते हुए कि भाई इसमें ये खतरा हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, उनको पहले से प्लान करके हम चले तो कहीं ना कहीं बिजनेस चल सकता है। नहीं तो ये रिस्क ऐसा होता है जो बिजनेस को गिरा सकता है, डुबा सकता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस रिस्क को कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए रिलेटेड टू सर्टेन फैक्टर, ये फैक्टर हमारे रिस्क के लिए क्या होते हैं, जवाबदार होते हैं या फिर ये इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर टेस्ट, कि कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है। पहले हम रिसर्च करते हैं कि भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए। अब आप अपने आप को देखिए बेटा कि आपका जो टेस्ट है वो कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में बचपन में आपको कुछ अलग चीजें थी, खाने की चीजें की बात करें भाई, आप बचपन में चॉकलेट वगैरह या फिर जो भी कैंडीज टॉफीज ये ज्यादा प्रिफेर करते थे। थोड़े बड़े हुए तो आप कुछ और जैसे केक्स वगैरह बिस्किट वगैरह इन पर गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये नहीं भाई, फिर आप जैसे फास्ट फूड की तरफ चले गए, जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आपके जो टेस्ट था वो स्वीट्स की तरफ, या जो स्वीट्स पहले थी वो चेंज हो गई थी। कहने का मतलब कंज्यूमर के टेस्ट पर बहुत सारा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है किसी भी बिजनेस के लिए। भाई आज आपको मान लीजिए आपको साइकिल पसंद है, थोड़े दिन बाद आपको बाइक पसंद है, बाइक कौन सी बाइक पसंद है, तो वो क्या है कि वो कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फैशन, तो फैशन जो है कि भाई टाइम टू टाइम फैशन भी चेंज होता रहता है। आप देखते हो बेटा कि बचपन में एक अलग फैशन था लोगों का, अब आप थोड़ा चेंज देख रहे हो। जैसे मैं आप बात करूं कि भाई पहले बहुत सिंपल लोग रहते थे, फिर वो फैशनेबल आए। आज के टाइम में हर लोग क्या चाहता है कि भाई वो अच्छा लुक चाहता है, अच्छे उसके पास असेट्स हो, संपत्ति हो, उसके पास रिसोर्सेज हो, फैशनेबल हो, अट्रैक्टिव हो। तो ये भी क्या है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी का फैशन चेंज हो गया तो बिजनेस ने क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन के मेथड चेंज करने पड़ते हैं। जैसे प्रोडक्शन का मेथड चेंज किया तो बहुत बड़ी कॉस्ट चेंज होती है, बढ़ती है। तो इस वजह से और कंपटीशन इंक्रीज होता है। कंपटीशन का मतलब होता है बेटा कि एक फर्म जो काम कर रही है उससे रिलेटेड दूसरी आ जाए, फिर तीसरी आ जाए, तो कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से आपको कम कीमत पर अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ता है मार्केट में, जिससे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गए बेटा, यानी कि ऐसे जो मैन मेड जो चेंजेस होते हैं रिस्क के, वो वाले कि भाई पर्सन्स की वजह से हुए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जिसमें आग लग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मिस्टेक के कारण आग लग जाना, नेचुरल क्लाइमेट्स मौसम चेंज हो जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इस टाइप्स की वजह से हमारे बिजनेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ये क्या था बेटा, ये एक बिजनेस रिस्क था। तो ये कि हमने एक बहुत शॉर्टली बात की है बिजनेस रिस्क को। हम जब आगे हायर स्टडी करेंगे तो इस बिजनेस रिस्क के लिए ही एक अलग से सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें आप बिजनेस के रिस्क को माप सकते हो। बिजनेस रिस्क में फाइनेंस रिस्क भी आएगा, कॉस्टिंग रिस्क भी आएगा, प्रोडक्शन जो फैशन, आपके पास क्लाइमेट, कंपटीशन, मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सब आएंगे बेटा। तो कहने का मतलब हमने क्या है कि हमने केवल इतना समझना है कि एक बिजनेस रिस्क क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, जो बिजनेस को ये डर दिखाता है कि आपने अगर एक्टिवनेस से काम नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप गिर जाओगे। तो ये एक फंडा है कि जिस बिजनेस में हाई रिस्क होता है उसमें उतना ही ज्यादा रिटर्न होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप मेरे को बताओगे, मैं इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन और एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो कि हमने ये डायग्राम देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में
इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने बिजनेस एक्टिविटीज को जाना था, तो बिजनेस में ही है ये सारी चीजें। तो अब हम आगे बात करेंगे बिजनेस के बारे में, हम जान चुके हैं। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, जिसमें हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, ये 3 एक्टिविटीज देखनी है बेटा। तो तीनों एक्टिविटीज यानी कि बिजनेस की जो है, ये बिजनेस हो गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम बिजनेस की तरफ ही जाएंगे, बिजनेस के बाद हम प्रोफेशन को जानेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट को जानेंगे, बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, तो बिजनेस की अभी अभी हम बात करके हैं, बिजनेस रेफर टू एनी ऑक्यूपेशंस पीपल रेगुलरली इंगेज। रेगुलरली इंगेज का मतलब वो कंटिन्यू रेगुलर बिजी रहते हैं इन प्रोडक्शन, परचेज और सेल of exchange good supply service satisfy to need to other people's view earning point, यानी कि कमाने के लिए, वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या रहते हैं, वो सोसाइटी में लोगों को गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए सेटिस्फाई करते हैं उनकी जरूरतों को, और वो इस चीज को रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, चाहे तो वो उन वस्तुओं को बनाते हैं या फिर उनको खरीदते और बेचते हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका बिजनेस कहलाता है। तो देर आर टू सेगमेंट बिजनेस, जो कि एक इंडस्ट्रीज है, एक कॉमर्स। इंडस्ट्रीज का मतलब बेटा प्रोडक्शन, और कॉमर्स का मतलब प्रोडक्शन के बाद की सभी एक्टिविटीज। ठीक है। फिर जैसे कि इन्होंने एक कंपनी ओपन की, एडवर्टाइजिंग, रनिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक एग्जांपल दिया गया, ये बिजनेस था। एम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम, सिंपल सा, पहले हम तीनों पॉइंट्स का मतलब समझ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के ही ये फंडे हैं, क्योंकि बिजनेस में ही इनका काम होता है। अब एम्प्लॉयमेंट होती है जब कोई वर्कर क्या करता है, काम करता है, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कहते हैं ना भाई एम्प्लॉयमेंट दर बहुत कम है, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, तो वो उस चीज की बात कर रहे हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि वी ऑफन कम टू अक्रॉस पीपल इन आवर डेली लाइफ who perform different types of work. They other order to earn salary, wages, however terms the wages generally associated the lower job। देखिए बेटा, तो यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि यार सैलरी नहीं आई, सैलरी आने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा। किसी ने सुना होगा कि यार तनख्वाह नहीं मिली है, यानी कि वेजेज नहीं मिली है। वेजेज का मतलब होता है बेटा मजदूरी। क्या होता है, मजदूरी। और सैलरी का मतलब होता है वेतन, हिंदी का वर्ड। तो मजदूरी किसको मिलती है, जो पर्सन फिजिकली वर्क करते हैं। फिजिकली वर्क मतलब सामान उठाते हैं और रखते हैं, उनको, जिनको हेल्पर वगैरह बोला जाता है, जो कि मशीनों पे काम करते हैं, जैसे कि सामान उठाया, डाला, पैकिंग करी, ये सबको क्या बोलते हैं हम इनको मजदूर बोलते हैं। वेजेस देते हैं, जैसे घर बनवाते हैं, कहते हैं ना भाई मजदूर कम पड़ रहे, मजदूर ले आओ, तो वो क्या है, वेजेस देते हैं उनको। उनको शाम को या डे, वीकली या मंथली क्या दी जाती है, उनको मजदूरी दी जाती है, जिसको वेजेस बोलते हैं। जो लो लेवल के होते हैं, देखो इन्होंने टर्म्स वेजेस एसोसिएटेड द लोअर लेवल जॉब। जॉब्स क्या होती है, एक अपर लेवल होती है, एक मिडिल मिडिल लेवल होती है, एक लोअर। तो जो लोअर लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेज वर्कर बोलते हैं, और उनको जो मेहनताना दिया जाता है उसको वेजेस बोला जाता है। समझ आया बेटा। तो जितने भी पर्सन्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं, उन सबको हम एम्प्लॉइज बोलते हैं। उनको उनको जो रोजगार मिलता है उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, चाहे वो बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो। जो कंपनी में काम करते हैं, मालिक को छोड़कर सब क्या होते हैं, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं। क्लियर हुआ बेटा। The people working organizations are known as its employees। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जितने भी पीपल, जो वो क्या बोले जाते हैं, एम्प्लॉइज बोले जाते हैं। जो काम देता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देता है, एम्प्लॉइज मतलब जो काम करते हैं। ओनर को एम्प्लॉयर बोला जाता है, और जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यानी फैक्ट्री, कंपनी, इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह सबकी हम बात करें, तो वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय। जैसे फॉर एग्जांपल, स्कूल का जो ओनर है वो एम्प्लॉयर है,
और जितने भी टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे लाइब्रेरी हो गई, और जो ऑफिस में काम करते हैं, बस में जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, या फिर जो माली वगैरह या स्वीपर जो पियोन, सब क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। जो ये स्वीपर माली वगैरह होते हैं इनको हम वर्कर बोलते हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं उनको हम एम्प्लॉइज बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया, क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेफर टू occupations in which people work for other and get remunerated in return। तो कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ पीपल जो भी पीपल काम करते हैं या अदर्स, वो क्या करते हैं, रेमुनेशन लेते हैं इन रिटर्न, काम करने के बदले वो पैसा लेते हैं। पैसे में वो कैश भी हो सकता है यानी कि रेमुनेशन में, या फिर कोई सामान भी हो सकता है। क्लियर हुआ बेटा? देखिए इसने क्या कहा है कि फॉर एग्जांपल विजय वर्क्स ए अकाउंट मैनेजर इन स्कूल इन फिक्स सैलरी, वेयर इज द रामू वर्क द कंस्ट्रक्शन वर्कर वन अन ए वेजेस। यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए रामू क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या सामान उठा के उधर डाल रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, वो क्या कमा रहा है, वेजेस। और जो अकाउंट्स मैनेजर है वो क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है। तो बेटा आई थिंक सबको समझ में आ गया एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, और रोजगार जिनको मिलता है वो कोई क्या होते हैं, एम्प्लॉइज या वर्कर होते हैं। सबको क्लियर हुआ? आगे चले, अब बात करते हैं प्रोफेशंस। प्रोफेशंस होता है बेटा जिसको हम एक्सपर्ट भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका अपना खुद का काम होता है। क्लाइंट्स जैसे कि इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो। ये क्या होते हैं, ये अपने उस जोन के स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि एक्सपर्ट, हम बात मैंने वर्ड यूज किया, वो होते हैं। तो यानी कहने का मतलब वी नॉट ओनली यूज टर्म प्रोफेशंस इज इन our communications, but sometimes instruct a different professional like doctor, lawyer, chartered accountant, architect, टीचर्स। ये क्या होते हैं, टीचर्स को हम अभी इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे। वो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे खुद जाते हैं उनके पास और कहते हैं सर ये प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। तो जैसे यूट्यूबर्स हो गए, या फिर कोई और भी, आजकल तो प्रोफेशनल्स की लिस्ट बढ़ी हुई है। बहुत अच्छा कोई इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि उनके लिए लेने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो उनको प्रोफेशनल बोला जाता है। हर फील्ड में अपने आप में एक प्रोफेशनल्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के पास एक स्पेशल स्किल्स है, वो उस स्किल्स का यूज करके हमें एक क्या करता है, हम अगर बीमार होते हैं तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए हमें सलाह देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि आप ऐसा करोगे, ये मेडिसिन लोगे, इस तरह की प्रोटेक्शन रखोगे तो आप स्वस्थ रह सकते हो। जब भी हमें कोई कानून के बारे में जानना है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लॉयर के पास जाते हैं कि भाई हमें ये समस्या है, हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व करिए, कि कानून की मदद से हम कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर हम कोई रूल्स ब्रेक कर गए, तो रूल ब्रेक करने के बाद क्या उसका बचाव है, क्या पेनल्टी है, तो ये सारी चीज लॉयर बताते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट जो अकाउंट्स की, जो कि हम बात करते हैं कि इन सारे बिजनेसेस हर चीज को क्या करते, क्या लेखा जोखा करते हैं, उनके लिए वो भी एक ऐसे रूल्स रेगुलेशन रखते हैं, और वो गवर्नमेंट के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, दोनों को मीडिएटर का काम करती है। उनको एक सही जजमेंट करके, एक जज का काम करके उनको टैक्स और उनकी जो अकाउंटिंग जो है उसके बारे में बताते हैं। आर्किटेक्ट्स जो कि जैसे हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ब्रिज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, तो वो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, बताते हैं कि भाई ये आप बनाइए। आप अच्छा घर बनवाते हो, बड़ा सा घर बनवाते हो, तो आप आर्किटेक्ट की हेल्प लेते हो। तो ये क्या है बेटा, प्रोफेशनल्स हो गए। प्रोफेशंस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे अभी अभी हमने बात की थी, विच रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ये किसके लिए, इनके लिए क्या जरूरत पड़ती है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। जैसे मैं बात करूं, डॉक्टर को मेडिकल की एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनमें टैलेंट होता है कि भाई हमने ये काम करना है, पहचानना है और करना है। लॉयर जो होते हैं उनके पास नॉलेज होती है लॉ की, कानून की, जो भी उनकी सेक्शंस होते हैं उनकी, और वो उनके लिए केस को डिफेंड करते हैं और उनको एक जस्टिस दिलवाने का हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी अकाउंट्स की नॉलेज होती है, टैक्सेशन की, मार्केटिंग, इन सब की नॉलेज होती है, जिससे कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि संजय डॉक्टर
एंड रन टू प्राइवेट क्लिनिक एट इज रेजिडेंस। तो वो अपने घर में या फिर उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है, वहां पर वो डॉक्टर है, वहां पर लोग जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऑल्सो एग्जिस्ट द प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो क्या है कि जो भी ये प्रोफेशनल निकलते हैं उनके लिए एक एसोसिएशन होती है कि वो चीटिंग ना कर पाए। तो वो काउंसलिंग होती है, जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसलिंग बोला जाता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। फिर बार काउंसलिंग इंडिया क्या करती है कि एथिकल कोड बनाती है कि भाई कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा मतलब अपने रूल्स को फॉलो करेगा, किसी पर क्या है चीटिंग नहीं करेगा, तो इस चीजों का ध्यान रखा जाता है, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं कि भाई हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे। तो ये क्या है, एक बॉडी बनाई जाती है जिससे कि उनको कंट्रोल में किया जा सके। तो बेटा समझ में आया होगा कि आपने तीनों एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ा, बिजनेस, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा प्रोफेशन। देखिए अब इन तीनों का क्या दिया गया है, इन तीनों में डिफरेंसेस दे दिए गए, जिससे कि आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। तीनों के पढ़ने के लिए 8 पॉइंट मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मोड ऑफ एस्टेब्लिश, बिजनेस को क्या बोलते हैं, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर और जो कि बिजनेस एस्टेब्लिश द डिसीजंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा, ओनर होता है। विच मे टू फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, वो क्या करता है, रूल रेगुलेशंस के साथ अपने काम को करता है। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं कि प्रोफेशनल मस्ट बी मेंबरशिप ऑफ ए, एक किसकी बॉडी में, प्रोफेशनल बॉडी की एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे तो आपको एक सीए की डिग्री मिलेगी कि हाँ भाई आप ये, और आपको वो ईयरली रिन्यू करवानी पड़ेगी। ऐसे डॉक्टर होते हैं उनको भी एमबीबीएस वगैरह जैसे जो जिस हिसाब से बनते हैं उनकी डिग्री होती है। लॉयर की भी वो एलएलबी की डिग्री लेते हैं। तो ये क्या है सारे जो कि प्रोफेशंस होते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा पर्सन होता है कि वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट पर्सन क्या करता है, अपॉइंटमेंट लेता है और एग्रीमेंट होता है कि भाई हाँ मैं इतनी सैलरी में इतनी तनख्वाह में आपसे काम करूंगा, इतने दिन तक काम करूंगा। तो ये तो हो गए मोड ऑफ एस्टेब्लिश, यानी कि इनको जब स्टार्ट किया जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर करने पड़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि इसमें प्रोवाइडिंग होती है गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी को। तो भाई गुड्स एंड सर्विस जैसे कि आप सब सोसाइटी में, तो आपको जो भी कुछ मिलता है वो किससे मिलता है, बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है। आपके घर में कुछ खाना आ रहा है, मान लीजिए गेहूं आए, तो वो भी किसान ने बनाए, और किसान ने बनाकर जो कि एक फैक्ट्री में क्या बने जिसमें आटा बना, हो सकता है आप घर बनवाते हो या फिर कोई ट्रैक्टर वाला आता है तो आप पिसवाते हो। तो ये गांव की बातें हैं। आपने बिस्किट यूज करते हो, आप नमकीन यूज करते हो, आप और कुछ खाना खाते हो, कोई भी यूज, आप शर्ट पहनते हो, आप घर में कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जैसे ये फोन ही यूज कर रहे हो आप, तो ये सब क्या है, ये एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई एक बिजनेसेस ने किसको, सोसाइटी को। ये क्या है, बिजनेसेस है। फिर क्या है, प्रोफेशंस क्या है, एक रेंडरिंग सर्विसेज है जो कि बिजनेसेस लेते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन भी ले लेता है, जैसे डॉक्टर्स के पास, और छोटी जो बिजनेसेस है वो चार्टेड अकाउंटेंट के पास, लॉयर के पास, इनसे क्या लेते हैं, ये मदद लेते हैं और अपनी एक्टिविटीज को रन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है कि बिजनेसेस में काम करने वाले सभी पर्सन क्या होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो भी है कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके लिए बहुत हाई लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपको अपने उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड में आप एक्सपर्ट और ट्रेनिंग लेके काम करते हो। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी ट्रेनिंग पर भी काम चल सकता है, जो एम्प्लॉयर उनको सिखाता है कि भाई आपने ऐसा काम करना है तो काम चल सकता है। यानी हाई लेवल की, लो लेवल की, और इसमें कोई जरूरत नहीं होती किसी चीज की। अगर आपके पास टैलेंट है, माइंड है, तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। रिवार्ड एंड रिटर्न, इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जब भी वो एक्टिविटीज कंप्लीट करता है, देखता है कि भाई मुझे साल में क्या मिला, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर अच्छा नहीं किया तो लॉस होगा, इसको फीस मिल जाएगी। जैसे आप डॉक्टर जाते हो तो भाई पर्ची कटी तो उसको, और ये काम करते हैं तो इसको क्या मिलेगी, सैलरी एंड वेजेज। इसमें हाई लेवल की कैपिटल चाहिए। इसमें लिमिटेड, भाई सीखने के लिए आपको फीस वगैरह या छोटा ऑफिस बनाने के लिए, इसके लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, यानी पूंजी की, पैसे की जरूरत नहीं होती। आप जाते हो, काम करते हो, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप पहले इसके लिए स्टडी करते हो, फिर ऑफिस करते हो, फिर एडवर्टाइजमेंट करते हो, भाई मैं भी ये काम करता हूँ जो मुझे ऑर्डर दिए जाए। और इसके लिए तो बेटा आपको पता ही है कि जिस लेवल का बिजनेस करते हो उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी।
रिस्क इसमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपको बड़ा लॉस मिलेगा, और आपने अच्छे से काम किया तो बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। इसमें रिस्क कम होता है इसमें, क्योंकि आपको रेगुलर जनरेट फीस होती है। कई बार मान लीजिए कि आप डॉक्टर हो, तो कई बार क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो कम पेशेंट आते हैं, या फिर अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है। और इसमें कोई रिस्क नहीं होता, काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप फॉर्मेलिटीज करके अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन बेटा प्रोफेशनल में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक डॉक्टर है, वो अपने बेटे को बगैर पढ़ाए हुए, बगैर उस चीज को ये नहीं कह सकता कि भाई ये डॉक्टर, ये भी मेरा बेटा भी डॉक्टर है। उसको अगर शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, दो बार, यानी कि स्टार्टिंग से उस बच्चे को भी, उसके बेटे को भी, या किसी अनदर पर्सन को, वो अपनी जो स्किल्स हैं, यानी कहने का मतलब जो उनका डिप्लोमा है या उनकी जो भी प्रोफेशन है, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसके नाम से दूसरे के नाम नहीं जा सकता, और ना ही यहाँ पर हो सकता पॉसिबल। क्योंकि भाई जो इम्प्लीमेंट, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और आप कहते हो भाई मैं नहीं करूंगा, ये करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये कह दूं कि नहीं भाई, जैसे कि अपनी बिल्डिंग में रामचरण होता है, मैं कहता हूँ भाई मेरी जगह बिजनेस रामचरण पढ़ाएगा, तो वो नहीं पढ़ा सकता। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई मतलब नो प्रोस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट होते ही कुछ लॉ होती है, कानून होते हैं, उनके दायरे में और अपने रूल रेगुलेशन बनाकर बिजनेस काम करते हैं। इसमें उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जो कि उन्होंने कंपलसरी होता है कि उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो एक बिजनेसमैन जो नॉर्म्स देता है उसको फॉलो करके वो एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर को होता है मालिक, प्रोस्क्राइब करता है नॉर्म्स एंड बिहेवियर कि भाई आपने इस तरह काम करना होगा, ये रूल रेगुलेशन इतने बजे तक ये फंडा रहेगा। तो बेटा सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशंस, तो क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्रीज को हम पढ़ेंगे, फिर कॉमर्स को पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रीज को हम देखेंगे, इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, कौन कौन सी होती है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क जो रहेगा वो यही रहेगा कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशंस क्या होते हैं, इनको डिटेल में आपने देखना है। और इससे पहले बिजनेसेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, बिजनेसेस की डेफिनेशंस, मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये नोट्स आपने बनाने हैं, और शाम तक मेरे को उनको आपने चेक भी करवाना है। कुछ स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो आपके साथी हैं उनको बोलो, उनसे कम्युनिकेट करो कि सर ने बोला है कि भाई आप भी काम करो और दिखाओ। मैं आज कुछ जो बच्चे नहीं भी देख रहे हैं या जो नहीं होमवर्क दिखा रहे हैं उनको कॉल भी करने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि भाई आप भी स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।